जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के सेकंड पार्ट को कवर अप करने जा रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, किस प्रकार से प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी में लोगों ने शिफ्ट किया था। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया में हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कंडीशंस का क्या कंडीशंस था। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन, भैया प्रोडक्शन तो टर्सरी सेक्टर कुछ करता है नहीं, तो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट टर्सरी सेक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज्यादा लोग कहां पे एम्प्लॉयड, हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, बट उनका शेयर ऑफ जीडीपी यानी प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर इन जीडीपी था वो सबसे कम था। आज की इस वीडियो में हम लोग हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, विद प्रैक्टिकल थ्योरी हम लोग इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड में, देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। भैया हम लोगों ने लक्ष्मी का कहानी देखने किया था, जो आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में पढ़िएगा, वहाँ पे दिया हुआ लक्ष्मी का कहानी, जहाँ पे देखेगा लक्ष्मी अपना कुछ फैमिली मेंबर्स जो लोग थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स था उसका, और सभी लोग एक ही खेत में अपने आप को एज एम्प्लॉयड दिखा रहे थे। 5 लोग खेत में काम कर रहे थे, जबकि वहाँ पे हार्डली सैलरी 2 से 3 लोगों में काम चल जाने वाला था। देखा था वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड अपने आप को दिखा रहे थे, दे वेर अंडर एम्प्लॉयड एज वेल एज दे वेर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड भी थे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का जरूरत था, बट और भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड थे। भैया लक्ष्मी का हम लोग स्टोरी में हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि लक्ष्मी जो थी वो एक ही बार सिर्फ खेत को अपना उपजा पा रही थी वहाँ पे उसका, क्योंकि खेत में वहाँ पे उसका पानी का कमी था, तो साल भर में सिर्फ एक ही क्रॉप वो प्रोड्यूस कर पा रही थी, 2 क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में वो सक्षम नहीं थी। तो अगर गवर्नमेंट उसको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता, अगर लक्ष्मी दीदी को गवर्नमेंट अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता, तो अब ये सब बात है, लक्ष्मी का खेत का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता। रिडक्शन इन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क, ऐसा भी तो हो सकता था कि गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करवाए और वहाँ के लोगों को एज अ लेबर एम्प्लॉयमेंट वो लोग को दे, तो इससे भी कुछ लोगों का भला होता है। देखिए एक्चुअली में क्या है, किसी का कमाई किसी का खर्च। अगर कोई गाँव के लोग अगर कमाएंगे, उनके पास पैसा आएगा, तो अब ये सब बात है वहाँ के मार्केट में वो खर्च करेंगे, तो वो पैसा का सर्कुलेशन बढ़ेगा, पैसा का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑब्वियस बात इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में रेलवे का बहुत बड़ा ही इन्वेस्टमेंट है, तो रेलवे का जो एम्प्लॉयज आते हैं, बाहर से माइग्रेंट्स आते हैं, बिहार से, यूपी से बहुत लोग, यहाँ तक कि राजस्थान से भी लोग हमारे यहाँ पे आकर के सेटल्ड है, तो वो लोग जब यहाँ आते हैं, वहाँ आकर के यहाँ कहीं मार्केट में खर्च करेंगे, तो लोकल जो यहाँ का जो वेंडर्स है, मान लीजिए फ्रूट सेलर्स हो गए, वेजिटेबल सेलर्स हो गए, तो उन लोगों का यहाँ से इनकम इंक्रीज होता है। सेम है कोई भी गांव में, ये भी हमारा जो एरिया था ये भी एक टाउन था, पहले तो ये गांव था, गांव से ये टाउन में हुआ, और अब ये कहीं ना कहीं सिटी की तरफ मूव ऑन करने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, गवर्नमेंट को भाई क्या 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 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ वो फैसिलिटीज भी बढ़ेगा भाई, इधर से इधर लोगों को ट्रांसपोर्ट होने में बहुत ही अच्छा होगा। और एक चीज़ होता है स्टोरेज, गांव में भंडार घर का बहुत ही ज़रूरत होता है। देखिएगा पंचायत में भी अभी एक शायद आया था वीडियो में, जो आपका आता है TVC ना क्या करके जो है नाम, तो चैनल, तो वो लोग भी डाला था कि एक बार में पंचायत में वो जो मंजू देवी थी, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था भंडार घर बनाने का, तो यहाँ से भूषण फिर पॉलिटिक्स कर रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था। आप वो पंचायत वेब सीरीज जरूर से देखिएगा, तो गांव का आपको एक आइडिया मिल पाएगा, गांव का इकोनॉमी कैसे चलता है, गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो वहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट बनवा देगी, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। पहला बात तो जो है अनाज का जो बर्बादी होता है, यानी प्याज व्याज, आलू प्याज जो सड़ जाता है, वो कम सड़ेगा। सब देखो, सब्जी जो आप लोग खाते हैं ना मार्केट में, वो लोग कोल्ड स्टोरेज से आता है। आप एनी टाइम देखिएगा हर समय प्याज अवेलेबल रहता है मार्केट में, क्यों, क्योंकि वो कोल्ड स्टोर में उसको पहले रख करके उसका जो नमी होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो उसका मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तब वो मार्केट में सर्कुलेट होता है। देखिएगा नया प्याज, नया आलू का सीजन आएगा, तो उसमें ज़्यादा दिन तक आप रखिएगा ना, सड़ जाएगा। अभी जैसे नया आदि का सीजन चल रहा है, आदि आप रखिए, देखिए सड़ जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम्स होना पड़ता है। अगर स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहेगा, तो पहला बात तो जब वो उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला जाएगा। साथ ही साथ जो गाँव का जो आदमी लोग है, जो लोग उस भंडार घर में अनाज रखेगा, कुछ रीजनेबल चार्जेस गवर्नमेंट ऑब्वियस बात ले सकते हैं, जो उनका कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कुछ किसी भी तरह से कैटेगराइज, मान लीजिए पर किलो या पर 50 किलो या पर कुंटन के हिसाब से लोग अपना चार्ज ले सकता है गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट का वो रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी फुलफिल हो जाएगा, साथ ही साथ लोगों का भी भला हो जाएगा। तो ये हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं भाई, कि कैसे सरकार जो है
ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, साथ ही साथ जो है एडिशनल बेनिफिट्स भी हो पाता है। देखिएगा भंडार घर आज का समय गाँव में बहुत ही मैंने वो फायदेमंद चीज़ होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा वहाँ पे, साथ ही साथ लोगों का जो खेत का जो आपका प्रोड्यूस होता है वो भी बर्बाद होने से बच जाता है। एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर्स एंड अदर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, किसानों को भी किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिएगा खेती बाड़ी में जो रहता है, अगर किसी के पास छोटा खेत है तो वो ज़्यादा मैंने वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर पाएगा, अपना ज़रूरत के अनुसार वो उगा पाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो नहीं कर पाएगा। तो सरकार को उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट एंड लोन। अब देखिए यहाँ पे अगर फार्मर्स को देखिए, हम लोग कहानी पे ज़्यादा नहीं आएंगे, जो भी स्टोरी केस बेस दिया है उसके ऊपर हम लोग नहीं आएंगे, मेन टॉपिक्स पे आएंगे, मेन जो हमारा पॉइंट्स है इसको हम लोगों को याद करके रखना। अगर आप इसको याद रखिएगा और उसके बाद जो मैं आप लोगों को जो मैं लेसन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स को जो मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, अगर आप उसको भी आप अपने दिमाग में स्टोर करके रखिएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको बस उसी को पॉइंट वाइज एग्जाम में लिख देना है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट लोन, इससे क्या होगा, सरकार जब अगर सस्ता में अगर कर्ज देगा, लोगों को कर्ज देगा, तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। लोन लेने के बाद क्या होगा, अगर वो लोन लेंगे तो पैसा तो रखेगा नहीं, लेके आचार डालेंगे नहीं, खर्च करेंगे। वो खर्च करेंगे तो किसी का कमाई होगा, जिससे मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बार बार ये बताया कि मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली कोई भी एरिया में जितना ज़्यादा मनी का फ्लो रहेगा उतना ही ज़्यादा उस एरिया का ग्रोथ होता है। ओके, यूजफुल इन बाइंग इक्विपमेंट। देखिए जो आपका लोन होगा वहाँ से भाई जो सर मान लीजिए किसान लोन लिया, अब वो क्या करेगा, पैसा लेकर इन्वेस्ट करेगा, इक्विपमेंट्स खरीदेगा। एंड स्टार्टिंग ए न्यू ईयर हो सकता है कि भाई कोई नया काम भी कर दे। अब कोई किसान है, किसान को टेलर का मशीन खरीद लिया, तो टेलरिंग मशीन खरीद दिया, तो वहाँ से उसको एम्प्लॉयमेंट एक हो गया, दर्जी बन गया। अब मान लीजिए कोई लड़का है, थोड़ा मोड़ा पढ़ने लिखने जाता है, वो लोन लेके मोबाइल खरीद दिया, तो यूट्यूब वीडियो बना सकता है, ब्लॉग बना सकता है, उससे भी पैसा कमा सकता है। बहुत है आज का समय, आप देखिएगा तो मैंने जगह जगह में पैसा का फ्लो पूरा बढ़ गया। बस आपके पास दिमाग होना चाहिए, कहीं से भी पैसा कमा लीजिएगा भैया। सरकार को हमेशा दोष देने से नहीं होगा, हर चीज में सरकारें को दोष देने का आदत है हम लोग को। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, सरकार को भी लोकेट इंडस्ट्रीज करना चाहिए। मैंने देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है ना, कभी कभार उन लोगों को फंड्स का कमी होता है, फंड्स का कमी रहेगा तो वो कम से कम लोगों को हायर करेंगे। साथ ही साथ अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो अपने वर्कर्स को भी किस तरीके से, वर्कर को भी कम ही पैसा में काम करवाएंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी सरकार को चीप क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उनका ग्रोथ हो पाए, वो और एक्सपैंड कर पाए, अल्टीमेटली पूरा इकोनॉमी को वो बूम की तरफ ले जाओ। इकोनॉमी बूम मतलब कि इकोनॉमी एक्सपैंड कर पाए। ओके, फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड चेन स्टोरेज, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, कोल्ड चेन स्टोरेज, ये जो भंडार घर होता है ये बहुत ही जरूरी होता है किसान लोगों के लिए, बहुत ही मतलब ये रामबाण होता है। ये इसका रहने से जो मैंने जो गांव के आसपास भंडार घर है वो गांव का लोग खुश रहेगा। इरिगेशन फैसिलिटी तो है ही भंडार घर में, क्योंकि बहुत अनाज बर्बाद होता है, सड़ जाने का वजह से बहुत अनाज बर्बाद होता है, वो चीज़ बच पाएगा हम लोग का। जितना से जितना गवर्नमेंट को भंडार घर का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाना चाहिए पर एक एरिया में। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट में हम लोग पढ़ेंगे फिर से हमारा एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखिए अभी आप देखिएगा, अभी एक नया सेक्टर आया हम लोग इकोनॉमी में, टेक इंडस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी आ रहा है इससे क्या हो रहा है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, साथ ही साथ पुराना एम्प्लॉयमेंट खत्म होते जा रहा है। अब देखिएगा यूपीआई आ गया, यूपीआई से क्या फायदा हो रहा है, आप लोग फोन लेके फटाफट जो ट्रांजेक्शन वो आप कर दिए मोबाइल से। एक तो पहला बात, आपको मोटा मोटा वॉलेट ले जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, साथ ही साथ आप कहीं भी आप जाइएगा तो कोई भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत आप खुजड़ा का एक तो मार्केट में प्रॉब्लम रहता है, देखिएगा खुजड़ा नहीं मिल रहा है, चेंज नहीं मिल रहा है, उससे क्या होता है कि बोलेगा भैया ये नहीं है, लीजिए दूसरा सामान भी ले लीजिए साथ में, इसका प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, सीधा अकाउंट से पेमेंट करिए। अब यूपीआई आया, साथ ही साथ और भी बहुत सारा पे देखिएगा अलग अलग एप्लीकेशंस आ रहा है, एप्लीकेशंस वेब डेवलपिंग हो जा रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो जा रहा है। ये जो मैं आपको जो मैंने ये पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीपीटी मेकर का भी बहुत सारा जॉब्स आता है। तो आपको बस समझना है, जो गवर्नमेंट को भी प्रमोट, जैसे अभी स्किल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। आत्मनिर्भर बनना, ये नहीं कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा तो सिर्फ भारत है आत्मनिर्भर बने और लोग सरकारी नौकरी करते रहे। लोगों का भी अंदर से ये मोटिव होना चाहिए कि हम लोग अपने आप को इस केपेबल बना पाए कि हम बाकी सारे लोगों के जैसा अनएम्प्लॉयड ना रहे। देखिए सिर्फ पढ़ने लिखने से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, आपको दिमाग भी वैसा स्किल अपने अंदर लाना होगा कि सिर्फ पढ़ लिया, डिग्री मिल गया, आपको नौकरी मिल जाएगा, वो जमाना चल गया। 1970-80 में ऐसा होता था, क्योंकि उसमें भी पढ़ाई का लेवल रहता था। आदमी जो पढ़ पाता था ना, जो पढ़ता था, बहुत कम लोग पढ़ता था, तो अब ये सब बात है, जिस चीज़ का फ्रीक्वेंसी कम रहता था डिमांड ज़्यादा रहता था। तो वही चीज़ है। Planning Commission, now known as Niti Aayog, estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone। भैया एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ 20 लाख जॉब बन सकता है। एक ट्यूटर है, आप कोचिंग वाला है, टीचर्स हो गए, अब बहुत सारा और भी फैकल्टीज हो जाता है। सिर्फ
पर भैया एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख जॉब हो सकता है, सोचिए। तो आपको बस ये चीज़ देखना है, और बहुत सब जगह जॉब है, आपको दिमाग लगाना पैसा कैसे कमाना। देखिएगा एक तो साउथ का फिल्म देखे थे, एक बच्चा रहता है नींबू बेचता है उसमें, दूसरा एक तो नींबू बेचने वाला से नींबू खरीद लेता है और वो दिखाता है कि मेरे पास बढ़िया वाला नींबू है, और वो फिर बेचने लगता है मार्केट में, फिर वो और इस तरीके से वो मैंने स्टार्टअप करता है। फिर एक तो मूवी आप देखिएगा सूर्यवंशी, सबको देखा, हालांकि वो हाइपोथेटिकल होता है भाई, बस चलाने से कोई करोड़पति नहीं बनता है, लेकिन वो जमाना चल गया। समझना है न्यू सेक्टर्स को, समझना न्यू इमर्जिंग जो आपका सेक्टर्स है। बहुत लोगों का मैंने देखा है बड़ा बड़ा शहर में जो कि काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो जिग एम्प्लॉयमेंट में भी आपका वो रोजगार कर रहे हैं। जिग एम्प्लॉयमेंट का हो जा रहा है भैया कि जो आपका जब इच्छा रहा अपना काम किए, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, सब में डिलीवरी का काम करना, फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करना। मेरा भी एक दोस्त है, वो घर बैठे ही आपका शायद वो किस अमेजोन ना कौन सा में सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। 20-25 हज़ार रुपया वहाँ बैठ के महीना कमा रहा है। घर में अगर आप अपना लोकल गाँव में अगर 20-25 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, आप एक नॉर्मल सा जिंदगी जी पाइएगा। अगर आप गांव में हैं या फिर एक टाउन में 50,000 रुपये कमा रहे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और लाख रुपए का तो भाई बातें अलग है। सिमिलरली इफ यू वांट टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशंस वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स। अगर हम लोगों को अपना देश का भाई हेल्थ सिचुएशन अगर सही करना है तो हम लोग को बहुत सारा डॉक्टर का जरूरत होता है। डॉक्टर आएगा तो क्या होगा, डॉक्टर सिर्फ ये नहीं कि खाली आया ट्रीट किया, डॉक्टर पूरा समाज का भला करता है। अब वो कहीं से कमा रहा तो ऑब्वियस बात है कहीं खर्च करेगा तो वो भी इकोनॉमी का फ्लो बढ़ाएगा। नर्स का जरूरत होता है। हम लोग का वेस्ट बंगाल में नर्सिंग बहुत ज़्यादा ही देखते हुए लोग प्रेफर करते हैं, खास करके बंगाली कम्युनिटी में नर्सिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। मैंने जो लोग पढ़ने में अच्छा लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनते ही है, साथ ही साथ नर्सिंग का तरफ भी लोग का बहुत इंक्लाइंड रहता है माइंड। टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हमारा जो बंगाल का एजुकेशन सेक्टर है वो बैकवर्ड रह गया, मैं बैकवर्ड ही बोलूँगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में लैग कर रहा है बंगाल। हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा टू वर्क इन रूरल एरियाज। अब हेल्थ वर्कर्स को गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ भाई ले लिया जाइए गांव में चेक करके आइए। अभी तो हालांकि सब आदमी डरता है, जब से कोविड हुआ है तब से सरकार जब भी कैंप लगाता है तो बहुत आदमी डरता है जाने से, कहीं कुछ निकाल उकाल नहीं ना लिया। और थोड़ा होता भी है इसमें, करप्शन भी है, गवर्नमेंट प्रॉपर मॉनिटरिंग इसमें मैंने करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, यहाँ पे करप्शन है थोड़ा सा। इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। देखिए टूरिज्म को अगर जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ रहे हैं, टर्सरी सेक्टर की सब कैटेगरी में अगर हम लोग टूरिज्म सेक्टर को भी ग्रो करा है। देखिएगा सरकार अभी टूरिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो बहुत जगह मोदी जी भी जा करके प्रमोट करते हैं अपना इंडिया का। लक्षद्वीप अभी गए थे, जैसे मालदीव का संग कन्फ्लिक्ट हो गया था जब, तो जो टूरिज्म सेक्टर है यहाँ पर भी लोग टूरिज्म में कब जाएगा आदमी, जब आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ खर्च करेगा, आदमी घूमने फिरने में खर्च करता है। आज से 50 साल 60 साल पहले टूरिज्म ऐसा नहीं था जैसे आज का समय में है। और कमिंग 50 ईयर्स में आप देखिएगा घूमने फिरने का चीज़ जो है 50 का भी 10-20 ईयर्स में हम लोग की जो जेन जी है, आने वाला और भी जो जनरेशन है, वो लोग घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला है। वो हमारा इकोनॉमी बस देखिए किसी का खर्चा तो किसी का कमाई, इकोनॉमी का वही कंसेप्ट है कि आपका पॉकेट से खर्च हो रहा तो दूसरा का कमाई हो रहा है, और यही इकोनॉमी का एक्सपेंशन इसी प्रकार से होता है। द सजेशंस डिस्कस टिल नाउ वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। अच्छा जितना भी हम लोग डिस्कस किए, नर्सेस करना, ये सब करना, सरकार तो इसमें सक्षम है साथ ही साथ, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो कुछ शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ले सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ unemployment. Therefore, recognizing this, the central government in India made a law implementing right to about 625 districts. Right to about यहाँ पे लग रहा है छूट गया है, 100 days वर्क रहता है, 100 days वर्क, और यही हमारा मनरेगा के अंदर में आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस करते हैं कि 100 दिन का लोगों का रोजगार कम से कम हर एक आदमी को गांव में दिया जाएगा। Manrega 2005 is a state-funded work creation program. Under Manrega 2005, all those who are able and are in a need for work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. सरकार साल भर में कम से कम 100 दिन का काम तो दे गई, साथ में आपको 100 दिन का हाजिरी भी देगी। तो 100 दिन का हाजिरी हुआ, अगर 300 रुपया हाजिरी है तो 300 × 100 करिए, कितना हो गया, 3 1 जा 3 2 4 को 0, तो आपका 1 2 3 4, तो 30,000 रुपया हर एक आदमी का यहाँ लाभ हो जाएगा। तो हालांकि अब बहुत ही कम ही अमाउंट है, और भी थोड़ा मिलना चाहिए। 30,000 रुपये में साल भर में खर्च करना, अभी आप जाइएगा राशन देने के लिए तो आपका 4,000 5,000 रुपया इसी खर्चा हो जाता है। तो जो भी है गवर्नमेंट कुछ तो भाई काम कर रहे हैं इसका पीछे। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। कौन सा कंट्री तो है, स्विट्जरलैंड ना कहाँ पे, यूरोप का, यहाँ पे 70 से 80 हज़ार रुपया दिया जाता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और हम लोग का टैक्स स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यूरोप का जैसा ही है, बट अलाउंस वगैरह सरकार अगर देने बैठ गया ना
तो देश लूट जाएगा, इसीलिए देता है बहुत सारा, लेकिन वैसा भी नहीं है कि एकदम पूरा चल जाए। अभी देखिएगा बहुत सारा भी औरत लोग को स्कीम्स दिया जाता है, वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार दिया जाता है, 1000 रुपया पर मंथ दिया जाता है हर एक औरत को। तो आंध्र प्रदेश में भी मैंने सुना था एक भैया से कि वहाँ पे 3000 4000 रुपया जो दलित महिलाएं हैं उनको दिया जाता है। झारखंड में भी बहुत सारे कम्युनिटी को इस तरीके से फ्रीबीज बांटा जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं गलत भी है, कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है, इस हमेशा के लिए नहीं देना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो गया, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गया, पैसा दो वोट लो। द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। अब मनरेगा में ऐसा नहीं है, देखिए पंचायत में दिखा रहा था गड्ढा कोड़ा रहा था और गड्ढा कोड़ा कर फिर उसी को भरा रहा था, और यही एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया जा रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम करा के पैसा बांट दे, आपको ऐसा काम कराना होगा जिससे लोगों का भी भला हो और एक तो इन्वेस्टमेंट हो पाए, जैसे कैनल का कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाने का काम। ऐसा लोगों को मैंने ऐसा काम में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो जिससे वो एक इन्वेस्टमेंट भी हो, लोगों का रोजगार भी मिले, एक तीर से दो निशाना मार दो एकदम सीधा। अब देखिएगा ये चीज़ होता है कि कभी कभार एक समय आया था जब एक केन्सियन इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़िएगा, क्लास 12 में आता है ये मैक्रो का पार्ट में। तो केन्सियन अभी आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे इसका नाम। तो केन्सियन इकोनॉमिक्स में उन लोगों ने वो एक थ्योरी दिया था वहाँ पे। तो यूएस प्रेसिडेंट को उन लोगों ने सजेस्ट किया था सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम, जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसके बाद ना यूएस का इकोनॉमी पूरा कोलैप्स कर गया था, पूरा यूरोप का इकोनॉमी कोलैप्स किया हुआ था। तो केन्स ने एक थ्योरी पब्लिश किया था और उसमें उन्होंने ये बताया था कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप कैसे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हमको नहीं पता, आप गड्ढा करवाइए, वही गड्ढा वहीं लोग से भरवाइए, लेकिन पैसा बांटिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देके पैसा बांटिए, फ्री में मत बांटिए, एम्प्लॉयमेंट देके बांटिए। इससे क्या होगा मैंने आपको बताया, उनका कमाई, लोगों का कमाई होगा, फिर वो कहीं और खर्च करेंगे, दैट विल रीजनरेट द इकोनॉमी। तो ये थ्योरी जब पब्लिश हुआ था तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया था, बट कहीं ना कहीं जब अमेरिका में इसने केन्स का जो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल था उसको अप्लाई किया तभी यूएस का इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो पाया था। केन्सियन इकोनॉमिक्स क्या होता है इसका डिटेलिंग हम लोग क्लास 12 के लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज। तो हम लोगों ने पढ़ लिया भैया कैसे कैसे सरकार एम्प्लॉयमेंट बना सकता है। तो जितना भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, जो स्लाइड्स आप लोग प्रॉपर उससे नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा, और यही एग्जाम में आता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता, आपको डायरेक्ट पॉइंट्स में लिखना है। इकोनॉमिक्स में भैया लिखने का तरीका होता है, क्लास 10 तक कोई ग्राफ आप लोगों को नहीं करना होता, सीधा पॉइंट वाइज आंसर, फॉलोइंग आर द कंक्लूजन, फॉलोइंग आर द रीजन, ऐसे आप हेडिंग दीजिए, पॉइंट्स में लिखिए, बात खत्म, फुल मार्क्स मिलता है उसमें। ऐसा इकोनॉमिक्स में उतना ज़्यादा कोई तीर मारने का चीज़ नहीं है, बस हाँ कंसेप्ट और प्रैक्टिकल थिंकिंग अपना आप चालू रखिएगा, दिमाग का रटिएगा मत। देखिए जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो एनसीईआरटी में हम लोग का एक कहानी दिया है कमल भैया और कांता दीदी का। तो कांता दीदी जो है एक ऑफिस में काम करती है, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 5:30 PM, जितना बजे से काम करे उतना का दिक्कत है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ का एंड में उसको अपना सैलरी मिल जाता है। चलिए बढ़िया बात है भैया, बहुत अच्छा। मान लीजिए 10,000 रुपये मिलता है, 10,000 रुपये मिलता है, साल भर का कितना हो गया, 1,20,000 रुपये, जितना मिलता है हमेशा उसको मिल जाता है। इन एडिशन टू हर सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेट डाउन बाय गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है भैया उसको। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, कुछ मेडिकल अलाउंसेस भी मिलता है। मेडिकल अलाउंस देखिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कुछ अलाउंसेस दिया जाता है, कुछ कुछ शॉपिंग अलाउंस देते हैं, कोई मेडिकल अलाउंस देते हैं, कुछ आपका टैक्स में कंसेशंस दे देते हैं। तो शी ऑल्सो गेट्स, हाँ तो पढ़ लिया। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, संडे को भैया छुट्टी मनाती है एकदम कांता दीदी बढ़िया से। दिस इज अ पेड हॉलीडे। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। जब वो अपना काम ज्वाइन की तो एकदम बढ़िया से उसको अपना दे दिया। देखिए सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी रहेगा। कांता दीदी को ऐसे मत समझिए कि जिम्मेदारी कम रहेगा, जितना ज़्यादा जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है उसको उनका जिम्मेदारी भी रहेगा। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड होगी तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, पैसे पे पैसा छापी। प्राइवेट में जाइएगा आपको टर्म्स एंड कंडीशन देख दिया जाता है, लेकिन आपको काम भी वैसे ही करवाया जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बढ़िया रहता है, सब चीज़ का अपना फायदा है, सब चीज़ का अपना नुकसान है। कमल भैया का देखिए कहानी, कमल इज अ कांताज नेबर, कांता का पड़ोस में रहता है भैया, पड़ोसी में रहता है, कुछ गड़बड़ मत करना तुम कमल भैया। कांता दीदी हम लोग का बहुत अच्छी है। ही इज अ डेली वेज लेबर इन अ नियर बाई ग्रोसरी शॉप। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 in the morning and works till 8 PM in the evening। जाता है भैया 7 बजे सुबह का, कितना 8 बजे 7:30 बजे 7 में जाता है और 8 बजे आता है, तो लगभग कितना घंटा हो गया, लगभग आपका 11 घंटा 30 मिनट काम कर रहा। बाप रे। He gets no other allowances apart from his wages, जो मिलता है अपना उसका सैलरी तनख्वाह मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। He is not fit for the days he does not work, अगर कोई दिन काम में नहीं किया पैसा कैंसिल।
He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed. कोई भी काम है भाई, आओ आज से काम पकड़ लो, कोई फॉर्मल लोग का इन्हीं के आज तुमको हम काम दिए. He can be asked to leave any time by the employer. अब जब जरूरत नहीं पड़ेगा हटा देगा. देखिएगा बंगाल में भी हम लोग कैसा रहता है, पूजा में जरूरत पड़ता है कुछ आदमी को घुसा लेता है, उसके बाद जब हो जाता खत्म तो निकल जाता है, नहीं लोग भी आ जाता है, मिल जाता है. तो यही चीज़ होता है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में सेक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस होता है. देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का जनरली अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें एक प्रॉपर ऑथोरिटी आपको दिया जाता है, एक प्रॉपर बड़ा एमएनसीज होता है, बड़ा बड़ा कंपनीज स्कूल्स वगैरह. देखिएगा जो बड़ा स्कूल रहता है, ठीक है, वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का कैटेगराइजेशन में आएगा. वहाँ पे आपका मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे आपको बहुत सारा अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है. बट इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको ये कुछ भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किया जाता. जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग को अगर एम्प्लॉयमेंट दिया गया है तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है. आप ऐसा मत सोचिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा तो अच्छा है. ऑर्गेनाइज में आप काम कर रहे हैं तो आपका पैसा का टैक्स भी काटा जाएगा. अनऑर्गेनाइज में वैसा कुछ नहीं रहता. देखिए टैक्स सरकार के लिए ज़रूरत है, देश के लिए भी ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं वो आपका खर्च को कमा रहा है. अगर खर्च कमा रहा है तो दूसरा का कमाई कम हो रहा है. दैट्स ऑल. इकोनॉमी में वो फ्लो को भी कटौती कर रहा है. जब हम लोग पॉइंट्स को कुछ डिस्कस करते हैं, आइए ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या क्या डिफरेंसेस है. टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव रेगुलर वर्क. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है कि क्या काम है आपका. अब देखिएगा अनऑर्गेनाइज्ड में अगर मान लीजिए कोई दुकान में काम कर रहा है तो उसको बोले जा बाबू मेरा बाबू का बचुआ का डाइपर खत्म हो गया, लेके आओ, जाओ मेरा राशन पानी ले आओ, सब्जी ले आओ बाजार से, ये सब दौड़ाएगा. ऑर्गेनाइज में आप कोई टीचर को सुनिएगा कि हाँ आया है इकोनॉमिक्स का टीचर है, भैया प्रिंसिपल फ़ोन किया, बोला जाइए तो थोड़ा सा लेके आइए तो 4 किलो आलू ले आइएगा रामू को दुकान से, ये सब नहीं सुनिएगा. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ उल्टा पुल्टा काम भी इसी तरीके से फालतू का करवाया जाता है. दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स. अरे क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा. तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जब मिलता है तो उन लोगों को बहुत सारा नियम कानून का पालन करना पड़ता है. जो एम्प्लॉयर भी है उसको भी नियम कानून पता रहता है. ऑर्गेनाइज वाला देखिएगा बहुत कम ही लोग एम्प्लॉयड हैं, हम लोग देखेंगे आगे. वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय फुल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. भैया उन लोग को जॉब का अपना सिक्योरिटी रहता है, जल्द मन चाहा निकाल नहीं सकता कभी भी. प्रॉपर नोटिस दे के निकाला जाता है. 2 महीना पहले नोटिस दे देगा कि हाँ हम आपको निकालने वाले हैं, या 1 महीना पहले नोटिस दे देगा, जैसा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है उस कंपनी का. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. उन लोगों का फिक्स्ड अपना भाई रहता है कि 8 घंटा का काम है, 10 घंटा का काम है. मस्त समझिएगा ऐसा. एमएनसीज में आप अगर काम करिएगा ना तो 8 घंटा आपको दिखा रहा है, ऑफिस में आप 8 घंटा है, वर्क फ्रॉम होम दे देगा 4 घंटा काम करिए, 5 घंटा का काम दे देगा, काम करके कंप्लीट करिए तभी आपको पैसा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, आपको प्रमोशन होने. तो आपका जो आपका स्कोर रहता है उन लोग का अपना अपना सब कंपनी का, उसको वो लोग कटौती कर देता है वहाँ पे. इफ़ दे वर्क मोर दे आर एबल टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर. हाँ बहुत सारे लोगों को ओवर टाइम भी दिया जाता है, बहुत बार बोनस दिया जाता है एमएनसीज वगैरह में. जैसे मेरे जो भैया है वो डेलॉइट में उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का उनका जॉब है, तो उनको जो उनका वर्क लोड रहता है, मैं अभी देखता हूँ उनको बहुत ज़्यादा वो वर्क से बर्डन रहता है, बट वही बात है पैसा दे करके सब चीज़ को भर दिया जाता है. दे गेट पेड लीव. भैया पेड लीव मिलता है, पेमेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स. ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब दिया जाता है. सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है ना. तो जो दिया जाता है ना ऐसी फोकटिया का नहीं देगा, आपसे उतना रुपया का काम भी निकालेगा. ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप एम्प्लॉयड है एक्सेप्ट गवर्नमेंट, अगर प्राइवेट में आप एम्प्लॉयड है तो अगर आपसे आपको कोई 100 रुपया दे रहा है ना तो आपसे 110 या 120 का काम करवाएगा मिनिमम, तभी आपको 100 रुपया दे पाएगा, नहीं तो नहीं देगा. समझे. जब बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भैया, तो the unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government. अब एक छोटा दुकानदार है, वहाँ पे एक टिंकू को बैठा दिया, तो जो टिंकू को है मान लीजिए 5,000 रुपया महीना दे रहा है दुकानदार बैठा करके काम करवा रहा है, तो उस सरकार का ये हिसाब किताब में नहीं रहेगा कि हाँ टिंकू नाम का कोई लड़का है और वो काम कर रहा है मिठाई दुकान में. ठीक है. देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड. अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी कुछ रूल्स है, लेकिन उस सब ने बाबू ज़्यादा रूल दिखाएगा, जाओ काम से निकाल के, दूसरा लड़का भी अवेलेबल रहता है काम करने के लिए. बहुत है इंडिया में लोग, आपको ऐसे मिल जाता है काम करने के लिए. नो जॉब सिक्योरिटी. भैया जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता यहाँ पे. टिंकू आ गया है रामू का दुकान में मिठाई बेचने के लिए, तो उसको आपको एकदम पूरा
सालों भर काम रहेगा। जब उसका लगेगा मालिक को कि टिंकू से अच्छा रिंकी काम कर सकती है, तो रिंकी को बैठा देगा एम्प्लॉयमेंट में, टिंकू को भगा देगा। वही सिस्टम होता है। जॉब्स हेयर आर लो पेड। भैया 5,000 रुपये में कुछ होगा? 5,000 रुपये में लोग काम पकड़ा देता है। 2-2 हज़ार में हम देखें यहाँ पे काम करते हुए लड़का वालों को। एंड मोस्ट ऑफन नॉट रेगुलर। रेगुलर नहीं रहता है, जो एम्प्लॉयमेंट जो दिया जाता है वो रेगुलर नहीं होता। जब मन किया तब निकाल सकता है, और जितना कितना मन घंटा उतना काम करा सकता है, एक्स्ट्रा भी कुछ काम दे सकता है। तो यही होता है, मालिक को मना करने जाएगा तो काम से निकाल देगा, वही होता है। देयर आर नो प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस। बीमार पड़ गया पैसा उड़ा दो, लेकिन कभी कभार मालिक दया रख करके कुछ पैसा दे देता है, लेकिन हमेशा नहीं मिलता है सब चीज़। एम्प्लॉयमेंट हेयर इज नॉट सिक्योर। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं रहता कि आपका जॉब लग गया तो जॉब है, अब ऐसा नहीं होता। हाँ देखिएगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही कोई दुकान में 10 साल से कोई एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, तो एक तो पर्सनल अटैचमेंट हो जाने की वजह से कभी कभार उनको दे देता है काम, उसका मान के चलिए परमानेंट ही रहता है। आदमी भी जो एम्प्लॉयर भी है, दुकानदार भी जो है हेड, उसको भी पता रहता है कि ये जो मेरा एम्प्लॉय, जो आदमी को हम रोजगार दिए है, ये मेरा बहुत काम कर दे रहा है, इतना साल से है तो ये हमेशा रहेगा मेरे पास, तो उसका प्रति भी पर्सनल सिंपत्ति हो जाता है। लेकिन वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। ओके हम लोग चलिए आगे बढ़ते रहिए। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज कौन ज़्यादा बेटर है? आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि ऑर्गेनाइज आपको अच्छा लग रहा है ना अनऑर्गेनाइज। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहिएगा तो दोनों ही रहना बहुत जरूरी है इकोनॉमी में, खास करके इंडिया जैसा कंडीशन में जहां लाखों हजारों करोड़ों लोग आप देखिएगा अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक टोटो वाला हो गया, अगर एक रिक्शा वाला हो गया, एक छोटा मोटा दुकान में जो आदमी दुकान खोल के बैठ गया है, दीज ऑल आर कैटेगराइज अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब उसका टैक्स देने का कैपेबिलिटी कितना होगा? 5 लाख रुपये अगर साल भर का वो कमा रहा है, कितना टैक्स देके आप उसको ले लीजिएगा टैक्स? अच्छा सरकार जो भी है टैक्सेशन स्लैब्स को, जैसे हम लोगों ने देखा जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स है 11 लाख 12 लाख तक आपका टैक्स को हटा दिया गया। ये टैक्स स्लैब्स के ऊपर हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसको जब हम लोग बनाएंगे तो नोटिफाई कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है भैया, हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो क्या होता है कि टिंकू रिंकू जैसा जो लड़का लोग को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत अत्याचार भी किया जाता है। देखिए अत्याचार बोलना गलत है, लेकिन हाँ सही भी है। आज का समय सब चीज़ कम हो गया है, लेकिन तब पर भी काम कराया जाएगा बहुत ज़्यादा, पैसा दिया जाएगा बहुत कम। ऑर्गेनाइज में भी काम कराया जाता है, लेकिन पैसा कुछ हिसाब से कुछ प्रोपोर्शनेट में काटा जाता है। ये नहीं कि जैसे मैंने आपको 100-110 का रेशियो बताया, 100 रुपया काम कराएगा, 110 रुपया काम कराएगा तो आपको 100 रुपया देगा, 120 रुपया काम कराएगा आपको 100 रुपया दिया, प्रॉफिट तो रखता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आपसे 100 रुपये का काम कराएगा तो आपको 20 रुपया देगा, 30 रुपया देगा, मालिक मेन पैसा खा लेता है, ये होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर देखिएगा तो हम लोग का बुक में दिया गया है मोस्ट डिजायरेबल। हाँ ये होता है, काहे कि सरकार को इसी से सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। भैया टैक्स मिलेगा तो ऑब्वियस सा बात है सरकार भी ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करेगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही इकोनॉमी के लिए हमारा ज़रूरत है। बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपैंडिंग वेरी स्लोली, बहुत स्लोली भाई ग्रो कर रहा है। इंडिया को पूरा तरीका से ऑर्गेनाइज करना मतलब लगभग नामुमकिन है। आप पूरा तरीका से आप जो प्रोपोर्शनेट है ऑर्गेनाइज सेक्टर को, उसका भी बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है कि हाँ मैक्सिमम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, बहुत कम लोग अनऑर्गेनाइज में एम्प्लॉयड है। ये भी बहुत मुश्किल है सब ऐसा करना। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भैया लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है, बहुत ज़्यादा काम करा है, पैसा कम देगा, तो कुछ प्रोटेक्शन देना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ एक तो अलाउंसेस देना चाहिए। ये देखिए दोनों भैया रो रहे लोग, काम करवा लिया और पैसे नहीं दिया। ऐसा भी होता है कितना बार कि आपसे काम करवा लिया, कोई काम एक्स्ट्रा करवा लिया, आपसे एक्स्ट्रा वर्क करवाया, पैसे नहीं दिया, तो इस केस में आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। जनरली आदमी नहीं बोल पाता, आपके पास रहता आप केस कर सकते हैं, लेकिन उतना केस करने का पैसा रहता तो दुकान में काम करेगा ये लोग, वही चीज़ है। हु आर दिस वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, तो आखिर जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? रूरल एरियाज पे अलग हो जाता है, अर्बन एरियाज पे अलग हो जाता है। जब हम लोग बात करें रूरल एरिया का, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर प्रॉपर्टी, लैंडलेस वर्कर अब देखिएगा तो उन लोगों के पास एक तो ऐसी काम कम रहता है, अब काम अब खोज के किसी तरह गया है, 200 रुपये हाजिरी दे रहा, 150 रुपये हाजिरी दे रहा, खाना दे रहा जो मालिक रहता है। तो वही चीज़ है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटा मोटा फार्मर है, जैसे कांता जो थी, कांता ना कौन थी, हाँ कांता दीदी थी सर ना, तो देखिएगा जो एग्जांपल में हम लोग का दिया एनसीईआरटी में, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस,
तो इन लोगों का भैया पैसा बहुत, इन लोगों को इनकम कम रहता है। अब एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा नहीं कि आप जाके आर्ग्यू कर जाइएगा हमको आपको इतना पैसा देना हो, भगाइए देगा आपको। उसके पास बहुत लेबर का ऑप्शन रहता है। जो जमींदार रहता है, आज का समय तो बहुत कम जमींदार से, लेकिन उसके पास और भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है। आज का समय जो टेक्नोलॉजी भी आ गया तो कहीं ना कहीं लेबर का रिक्वायरमेंट कम हो गया है। तो ये लोग क्या चाहेंगे भैया, रूरल एरिया में क्या चाहेंगे, देयर शुड बी टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। अब जिसके पास कम जमीन है तो वो चाहेगा कि सरकार की तरफ से मेरे को बीज मिल जाए उगाने के लिए। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल इनपुट, सरकार की तरफ से हम लोगों को थोड़ा एग्रीकल्चरल इनपुट्स मिल जाए, थोड़ा सा ट्रैक्टर भाड़ा में मिल जाए, सस्ता भाड़ा में। चीप क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स। जो लोन है, सस्ता में सरकार लोन प्रोवाइड करता है, सरकार लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको लेने के लिए भी आपका पहुंच होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ है। स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, ये देखिए स्टोरेज तो अभी बताया, भंडार घर का इंपॉर्टेंस, मार्केट भी आसपास होना चाहिए ताकि लोग जो है, जो गांव के जो आदमी है वो अपना फसल को बेच पाए। और देखिएगा ये कहीं ना कहीं इसको भी फुलफिल किया गवर्नमेंट ने। जो गवर्नमेंट जो है आपका मिनिमम जो रेट में खरीदते हैं एमएसपी में वो लोग देते हैं, और इससे बहुत सारा फायदा भी होता है। पंजाब हरियाणा का लोग का सबसे ज़्यादा हुआ है, बहुत थार वार उतर पाए हम लोग यहाँ बिहार यूपी बिहार में इस चीज़ में लैग करके, खास करके ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट इंडिया जो हमारा, यूपी बिहार बोलना गलत है। देखिए ईस्ट इंडिया का कैटेगराइजेशन होना चाहिए, यूपी बिहार बंगाल सब एक ही है, यूपी ईस्टर्न यूपी, ये कल्चर बहुत सिमिलर है हम लोग को। दिखिएगा अर्बन एरिया में जब हम लोग बात करेंगे कैसा वहाँ पे भैया रहता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटा मोटा धंधा पानी में, छोटा मोटा जो इंडस्ट्री है, मान लीजिए थोड़ा न्यूज़पेपर का कोई मिल हो गया, या कोई मान के चलिए आपका कोई छोटा मोटा कारखाना है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं 7,000 8,000 महीना में। तो कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन में कभी किसी को रामू श्यामू को काम मिल गया, चाहिए लेबर। स्ट्रीट वेंडर्स आप देखिएगा बहुत सारा शहर में आपको दौड़ते हुए मिलता है, खास करके आप ट्रेन वगैरह में भी देखिएगा। हेड लोड वर्कर्स, पुली देखे ना अमिताभ बच्चन का, उस सब का जो काम रहता है। गारमेंट मेकर्स हो गया सेक्टर, तो इन लोगों को सरकार क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, इन लोगों का भला के लिए सरकार क्या कर सकता है। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट में काम कर सकता है, ये चीज़ नहीं दिया हुआ। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्किल्स डेवलपमेंट में भी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि कर रहे हैं अभी सरकार। स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम में ही आ जाएगा ये। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब कोई पॉइंट तो हमको क्यों लग रहा है अभी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन जो भी है, अगर मान के चलिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे ओपनली डिस्कस करते हैं, जो छोटा मोटा जो आदमी है शहर में जो काम कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ एक तो बेसिक प्राइसेस में पहले तो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। कोई रहने का क्वार्टर बना देना चाहिए। सबसे ज़्यादा शहर में लोगों को अगर कोई सामना करना पड़ता है, दिक्कत होता है, तो वो रहने का होता है। तो वैसा कुछ गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट तो उन लोग को मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ सरकार को वहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो काम दिया जा रहा है, जो काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स किया जा रहा है कि नहीं। हालांकि ये करना बहुत ही ना के बराबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भैया एक चीज़ और हम लोग को सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है कि जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं, वो लोग लैग कर जाते हैं भैया। जो बैकवर्ड कास्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आपको थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। अभी मैंने ये चीज़ नोटिस किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ कुछ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है चेहरा देख करके, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है तो लोग प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ होता है। तो आप मान लीजिए आपका रंग डार्क है, आपका पतला शरीर है, तो उस लोग को प्राइवेट सेक्टर प्रेफर कम करते हैं। हाँ, आपके पास कुछ स्किल है तो उसको स्किल का वैल्यू है, लेकिन ये सारा चीज़ भी होता है। एयर होस्टेस वगैरह में भी देखिएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कभी कभार ये प्रॉब्लम आ जाता है। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक तौर पर बोले तुम दलित है, तुम माझी है, तो तुम एससी में आ रहा, पासवान है, तो इस सारा चीज़ का भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आज भी आप देखिएगा ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ में हालांकि कम है बट साउथ में भी है, नॉर्थ में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कमिंग लास्ट डिकेड में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है थोड़ा सा, ये इनटॉलरेंस भी थोड़ा बढ़ा है। तो सब अपना अपना टाइम होता है, दौर होता है। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकते हैं भैया, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, सरकार को थोड़ा इस सब चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसका तो लॉज है, बट क्या ये लॉ एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं, इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट हमारा ये सेकंड लास्ट शायद ये टॉपिक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर।
अब देखिएगा जो आप सेक्टर्स को जो इकोनॉमी का हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ तक लोग जो एम्प्लॉय आप कोई भी सरकार जो है, अभी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहता है, रिश्ता लगता है बोलता सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट है, आदमी यही पूछता सबसे पहले। सरकारी जो रहा तो एकदम तुरंत एकदम भैया 20 लाख कम है बोले ना, थोड़ा बढ़ा देते हो, 50 लाख का नीचे तो भैया बातें नहीं। 40-50 लाख रुपया दहेज मिलता है ईस्ट इंडिया और यूपी बिहार में। हालांकि ये लेना गलत है, बट कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट रहता है कि हम पढ़ के इस काबिल बने हैं तभी तो आपसे दहेज मांग रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ते तो आप अपना बेटी को शादी करा दीजिए नॉर्मल कोई प्राइवेट में काम करने वाला आदमी से, तो बस बाप भी चुप हो जाता है। सरकारी नौकरी देख के सभी एकदम क्या ही बोलेंगे, अलग ही क्रेज़ है इस चीज़ का। यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल में भी हमारा कुछ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या, क्योंकि यहाँ पे जो वेज रेट है ये कम है रिलेटिवली अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। नॉर्थ ईस्ट को आप छोड़िए, नॉर्थ ईस्ट का तो और कम है, लेकिन आप नॉर्थ देखिएगा, साउथ देखिएगा, वेस्ट देखिएगा, वहाँ पे वेज रेट ज़्यादा है। नॉर्मल लेबर को भी 500 रुपया हाजिरी दिया जाता है, हम लोग के यहाँ 250-300 रुपया का बात होता है नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं। तो ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दो पार्ट्स हमारा आता है भैया। पब्लिक मतलब क्या है, जो सरकार के कंट्रोल में, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए वंदे भारत तेज में दौड़ते हुए आ रहा है, पटना जा रहा है। एग्जाम्पल रेलवेज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है भैया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स किसी कंपनी को अगर ओन कर रहा है, जैसे अडानी हो गया, आईटीसी हो गया, इंडियन टबाको कंपनी, नाम है इसका टबाको कंपनी, लेकिन ये बहुत सारा अदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, सिर्फ नाम है आईटीसी। अडानी भैया हम लोग यहाँ बैठे तो एक प्राइवेट कंपनी को ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है हम लोग का। टाटा देखिएगा तो कोऑपरेटिव की तरफ भी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट की तरफ ही है, प्राइवेट और कोऑपरेटिव के बीच में है ये, ठीक है। एक और हमारा आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो भी उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में बस पब्लिक सेक्टर के बारे में दिया है और प्राइवेट सेक्टर में के बारे में दिया है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का देखिएगा आप जो होता है ना, मेन एम होता है ना, वो प्रॉफिट कमाने का नहीं होता है कि भैया 100 रुपया का टिकट में 120 रुपया रेलवे का टिकट से वो कमाए। हाँ, जो एसी वगैरह में सफ़र करते तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा कुछ पैसा आपसे कमाते हैं, लेकिन स्लीपर में वही चीज़ कंसेशन के तौर पे दे दिया जाता था। कि देखिए सरकारी जो चीज़ है उसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाए, सरकारी मतलब है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए एट रीजनेबल कॉस्ट, या सरकार उसका बर्डन उठा लेता है। कभी कभार तो फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाता है। देखिएगा तो सरकार जो होता है, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस। Okay, modern day government spend a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? सरकार क्यों खर्च करते हैं? ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। अब ट्रेन में मान लीजिए रनिंग कॉस्ट है, पर टिकट का कॉस्ट अगर आ रहा है मान लीजिए 30 रुपया, लेकिन तब पर भी सरकार 10 रुपया में टिकट देता है लोकल वगैरह का। लोकल में देखिएगा सरकार लॉसे में चलता है, एक्सप्रेस राजधानी में थोड़ा मोड़ा कमाइए देता है। There are several things needed by the society as a whole, but private sector will not provide at a reasonable cost. प्राइवेट सेक्टर जो है वो कम से कम अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट तो वो कमाएगा, सरकार जो है उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। सरकार देखता है जहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाए ठीक है, नहीं भी आएगा तो भी अगर वहाँ ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए फ्री में अभी राशन दिया जा रहा है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ पब्लिक गुड्स। ओके, तो कभी कभार रेलवे में जब ट्रेवल करते हैं तो सरकारी बस होता है 5 रुपये में, दिल्ली में मैंने देखा था 5 रुपये में बस चलता था, यूपी वगैरह में, कलकत्ता वगैरह में भी है, ठीक है। वहाँ यूपी में देखिएगा, बनारस हो गया, चाहे आप लखनऊ हो गया, वहाँ पर भी बहुत ही रीजनेबल 5 रुपया 6 रुपया इसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो क्या 5 रुपये 6 रुपये लेकर अमीर बन जा रहा है बस वाला? नहीं, भाड़ा काटा जा रहा है, लेकिन वो बस आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो सरकार उसको फुलफिल करता है। ओके, government had to undertake heavy spending ensure that these facilities are available for everyone. गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि ये जो फैसिलिटीज है सारे लोगों को मिल पाए। ओके, there are some activities which the government has to support. Activities like selling electricity. इलेक्ट्रिसिटी जो दिया जाता है 6 रुपये 7 रुपये यूनिट में, हालांकि अभी तो रेट बढ़ गया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सस्ता में दिया जाए। सस्ता में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बहुत सारा एक्टिविटीज़ जनरेट करता है। कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है, कोई बोर्ड भी चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी में चल रहा है, बहुत सारा छोटा मोटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होता है, तो वहाँ तो हालांकि कमर्शियल बिल ये बैठाया जाता है। देखिए कमर्शियल में जो रेट होता है 10 रुपया 11 रुपया 15 रुपया पर यूनिट कॉस्ट रहता है, लेकिन आप तो घर में आप चलाइएगा तो वहाँ पे सब्सिडाइज रेट में आपको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़रूरत वाला चीज़ है, लाइन रहेगा नहीं तो भाई कुछ आपका काम होगा नहीं। एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन पीडीएस सिस्टम भी दिया जाता है। देखिएगा राशन वगैरह जो दिया जाता है आपको, तो क्यों दिया जाता है, सरकार क्यों दे रहा है? ताकि सारा लोगों को अगर आप अनाज दे रहे हैं, यानी जो चावल दिया जाता है, तो चावल देना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन जो सरकार दे रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पे नॉर्मल आदमी का कुछ
बर्डन कम हो रहा है। अब भूखा पेट मरने से अच्छा राशन का चावल अगर खा रहा तो बाकी जो थोड़ा मोड़ा दाल हो गया, सब्जी हो गया, हालांकि सब्जी का भी रेट अभी रिसेंटली कम है। फूड प्राइस इंडेक्स अगर आप देखिएगा तो अभी रिसेंटली थोड़ा सा सब्जी का रेट कम हुआ, नहीं तो अभी सब्जी का जो रेट होता था 100 रुपये 200 रुपये किलो का नीचे बात नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो वही सारा चीज़ है। तो सरकार भी देखिए, उसका सरकार का काम ये नहीं है कि भाई प्रॉफिटें कमाए, सरकार हो गया कि आपको सस्ता में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिल पाए, सरकार हो गया कि आपको फैसिलिटी दे पाए, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको प्रोटेक्शन दे पाए। ओके, व्हाई द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस द गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। मेनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। भैया प्राइवेट सेक्टर में देखिएगा, अगर आप सोचिएगा कि प्राइवेट सेक्टर लोगों का भला करने बैठ जाए तो प्राइवेट सेक्टर पैसा कहाँ से लाएगा? उस प्राइवेट सेक्टर के पास तो एक लिमिटेड फंड है। अगर वो लोगों का भला करने चल जाए सब्सिडाइज रेट में, मान लीजिए प्रॉफिट अपने एक तो 100 रुपये का अगर वो सामान 50 रुपये में बेच रहा है, 60 रुपये में बेच रहा है, तो कितना समय तक बेच पाएगा? जब तक उसके पास पैसा है। तो उसको मजबूर है कि 100 रुपये अगर उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है कोई भी चीज़ का चलाने का, उसका खर्च अगर बन रहा है तो वो 110 में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा, थोड़ा सा मार्जिन रख के उसको बेचना होगा, क्योंकि उसको भी एक्सपैंड करना है, ग्रोथ उसको भी लाना है। Many units, especially small scale units, might have to shut down. Therefore, the government has to bear the part of the cost. तो ये जो सरकारी वाला जो चीज़ होता है, सरकारी जो फैसिलिटी आपको मिलता है, सरकार को थोड़ा बर्डन उठाना पड़ता है। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. सरकार का भैया बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। अब देखिएगा सरकार बहुत सारा स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारा प्रोवाइड करता है सरकार। क्यों करता है भैया? ताकि लोगों को, अब देखिएगा हम लोग के यहाँ पे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि जो है, जो बच्चे लोग हैं, जो लोग लोअर सेक्शन से, वो लोग भी पढ़ाई में इंकरेज हो पाए कि हाँ भैया हम ग्रेजुएशन करेंगे तो इतना रुपया मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो इतना रुपया मिलेगा। फॉर्मल एजुकेशन का भी आपका लेवल बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो पाएंगे। पढ़ेगा जितना भारत उतना ही बढ़ेगा भारत। देखिए पढ़ाई एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, पढ़ाई आपका पर्सनैलिटी एनहेंस करता है। आप ये दिमाग में मत रखिए कि भैया हम पढ़ेंगे तभी आगे मेरा पढ़ के हमको नौकरी लग जाएगा। पढ़ाई से नौकरी नहीं आता है, पढ़ाई से आपको काबिल बन पाते हैं, वही सब पर्सनैलिटी आपके अंदर आ पाता है, तभी आप नौकरी के लायक बन पाते हैं। बस वो आप उसके लायक बन पाते हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ने से नौकरी मिल जाए, पढ़ करके आपका पर्सनैलिटी बढ़ेगा, पर्सनैलिटी बनेगा तो आपको नौकरी मिलेगा, मिला तो ठीक है, नहीं तो आप नौकरी खुद बनाइए। दिमाग में ये चीज़ मोटिवेशन रखिए। देखिए बोलना बहुत ही आसान है, करना उतना ही मुश्किल है चीज़, लेकिन पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। पढ़ाई लिखाई जरूरी क्यों? समाज में लोगों को पढ़ाई लिखाना क्यों चाहिए? बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं भैया 4 क्लास में, जब थे 4 क्लास में पढ़ाई छोड़ा दो, अब बच्चा को बिजनेस में लगा लो, 10 साल बाद वो हो सकता है बिजनेस तो उसका ग्रो कर जाए। और भी सब बात है, कर सकता है ग्रो कोई भी बिजनेस। अगर आप 10 साल कहीं भी बैठ जाइएगा, 10 साल 15 साल लेकर के, एक्चुअल में अगर उस चीज़ का डिमांड है मार्केट में तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। बट आपको एज वेल साथ में पढ़ाई भी एक बहुत ही आपको पर्सनैलिटी देता है। मिनिमम ग्रेजुएशन अभी ज़रूरत है, हर जगह पे आप जाइएगा, शादी भी करने जाइएगा ना तो लड़का ग्रेजुएशन हुआ है, कहाँ तक पढ़ा है पूछेगा, नौकरी रहेगा तो पर पूछे कितना पढ़ा है, कहे कि जानता है जितना पढ़ाई लड़का किया है उतना ही उसका हाई पर्सनैलिटी रहेगा, उतना ही हाई समाज में उसका स्टेटस रहता है। पढ़ाई भी मैटर करता है, पैसा भी मैटर करता है, दोनों चीज़ मैटर करता है, बट पैसा थोड़ा ज़्यादा ही करता है, प्रैक्टिकल सा चीज़ है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो भैया पढ़ाई वगैरह में देखिएगा, अब तो हम लोग जानते ही है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया का सबसे बेस्ट, एकदम दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल हम लोग का यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है। एकदम बहुत अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया ही था पिछले वीडियो में भी कि सरकार का एजुकेशन सिस्टम हम लोग का कैसा है। सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, बट ये चेंजेस स्लो है, इसको फास्ट करना चाहिए और ज़्यादा। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाला था, 25 हो गया, अभी तक वो बन ही रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज़ होता है। एनसीईआरटी न्यू पब्लिश होने में, लिखने में समय भी लगता है। क्लास 8 तक एनसीईआरटी बदल ही चुका है, 9, 10 का भी फर्दर बदल जाएगा। क्लास 8 से आप लोग का स्ट्रीम जो डिसाइड होने वाला होगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उससे ये अच्छा होगा। ये उससे क्या होगा कि जानते हैं आप, बहुत बच्चा को ना मैथ में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी को फिजिक्स में नहीं रहता है, तो वो पहले ही भाई अपना स्ट्रीम डिसाइड कर लेगा, फालतू का अपना पढ़ने के लिए। साथ ही साथ कुछ न्यू स्ट्रीम्स भी इमर्ज हो गए मार्केट में। तो बस इस चैप्टर में हम लोग का इतना ही डिटेल्स है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ना, आपको एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आप माइंड में रखिएगा, तभी इकोनॉमिक्स पढ़ के फायदा है। आप सोचिएगा हर चीज़ रट ले, बहुत लोग टीचर देखते हैं भाई, फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, भले फैक्ट्स बक देता हो जाता है। देखिए फैक्ट्स तो बकना होता है यहाँ पे, 10 तक फैक्ट्स ही हम लोग का, लेकिन आपको विथ एग्जाम्पल्स, विथ प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स को दिमाग में घुसाना है। ऐसे खाली आप खाली पढ़ लीजिएगा, रीडिंग मार लीजिएगा, नहीं होगा। देखिए क्या है, सुनियो यहाँ भी आके अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अरे भाई कहाँ लिख दिया ये सब, देख रहे सुनियो आ गया यहाँ पर भी।
तो जो भी है ठीक है, सुनियो, प्राइवेट कंपनी है भाई, कमाएगा प्राइवेट कंपनी तो कुछ ये सब देगा नहीं, तो पब्लिक का भला तो नहीं करेगा। बहुत सारा प्राइवेट ऐसा भी कंपनी है जो पब्लिक का भला भी करते हैं। चलिए ये सब बकवास बात हम लोग बाद में कभी करेंगे, कोई और वीडियो में इसी तरह लाइव आकर के मैं आप लोग को बता दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।